हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। काफ़ी सुर्खियों में रहा। जनवरी में जो क्रैश हुआ था उसकी वजह से था। अभी वापस पोखरा एयरपोर्ट को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि चाइना की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने डेवलप किया है, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का पार्ट है। और इसको लेके जो है नेपाल की सरकार को अपनी पार्लियामेंट में क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो एमपी है वो पूछ रहे हैं क्या पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके बारे में आप हमें बताइए। जैसा आप सभी जानते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में बीआरआई भी कहते हैं, शी जिनपिंग का एक इनिशिएटिव था। चाइना ने शुरू किया, 2013 के अंदर इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी फंडिंग है, टेक्निकल सपोर्ट है, वो सारा दिया जाएगा। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए आपको मैप दिखाया गया है। तो इसमें जो भी रोड्स हैं, रेलवे हैं, पावर लाइन्स हैं, गैस पाइपलाइन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, मैरीटाइम पोर्ट्स हो गए, ये सब डेवलप करने के लिए चाइना यहाँ पे असिस्टेंस देने के लिए तैयार है, और पिछले काफ़ी सालों से दे रहा है। काफ़ी सारे इसने जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्चा किया हुआ है। लेकिन इसका जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी विवादों के अंदर भी रहा है। और क्या रीज़न है कि यहाँ पे नेपाल जो है अभी भी हेजिटेंट है, कि अभी भी वो यहाँ पे बीआरआई प्रोजेक्ट में उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना और नेपाल के बीच में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन हुआ था, ये 2017 में साइन हो चुका है। 6 साल हो गए हैं, एक भी सिंगल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बीआरआई प्रोजेक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ है। ये नेपाल के जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका पार्लियामेंट में ये बयान है कि एक भी सिंगल प्रोजेक्ट भी बीआरआई प्रोजेक्ट के अंदर आज एक भी जो है ऑपरेशनल नहीं है। मतलब एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होके यहाँ पे चालू हालत में नहीं है। पोखरा एयरपोर्ट कंप्लीट होके चालू हुआ है, लेकिन इसको चाइना ने तो डिक्लेयर कर दिया कि बीआरआई प्रोजेक्ट है, लेकिन नेपाल इसको बिल्कुल मना कर रहा है। तो उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। पूरे इशू को देखेंगे, इसमें डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का भी एक हिस्सा है। भारत चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, उसकी भी यहाँ पे चर्चा होगी। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है, उसके लिए डेफिनेटली ये नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को अगर हम देखें कि किस तरह से जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो नेपाल के अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव की हम बात करेंगे। 2016 में एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया, ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट किया गया, क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेज फेस कर रहा था नेपाल को। ये था कि भारत जो है हमें रास्ता नहीं दे रहा है, ट्रेड के अंदर इश्यूज क्रिएट कर रहा है। तो उस समय पे जो केपी शर्मा ओली हैं, वो वहाँ पे थे नेपाल के अंदर, और उनकी तरफ से एक प्रो चाइना स्टैंड हमें देखने को मिल रहा था। भारत के साथ संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। उन्हीं के कार्यकाल में नेपाल और चाइना के बीच ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें यह कहा गया कि चाइना जो है अपने पोर्ट्स उपलब्ध कराएगा नेपाल को, ताकि उसके जो भी उसके गुड्स हैं, जो भी उसके शिपमेंट्स हैं, वो आगे जा सके। अब इस प्रोजेक्ट को, ये जो एग्रीमेंट है, इसको साइन हुए भी काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन अभी भी सिंगल शिपमेंट नहीं गया है। इसके बाद बारी आती है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। दोनों देशों के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर एग्रीमेंट साइन हो जाता है 2017 के अंदर। और फिर इस पे शुरुआत होती है। आ, नेपाल की तरफ से 9 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है प्रपोज किए जाते हैं चाइना को, कि 9 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं, ओके, ट्रांसमिशन लाइन्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट हैं ये भी हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना को कहा जाता है इन प्रोजेक्ट में आप जो है बीआरआई के अंडर में लेके आप आगे काम कर सकते हैं। लेकिन और फिर इन 9 प्रोजेक्ट्स के जाने के बाद एक और मेजर प्रोजेक्ट जाता है जो काफ़ी सुर्खियों में भी रहा। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे जो केरुंग, ये जो चाइना का है, इस तरफ जाएंगे तो आपका लासा आ जाएगा, तिब्बत का ही। तो ये कनेक्टिविटी, यहाँ पे रेल लाइन से कनेक्टिविटी हो रही है चाइना की डायरेक्ट नेपाल के अंदर। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी इसको नाम दिया गया, और यहाँ पे जो आपकी पोखरा तक भी इसको जाना था, और ये यहाँ पे प्रपोज किया गया, जिसको लेके काफ़ी कंसर्न उठे कि डायरेक्ट जो है चाइना रेल लाइन से अगर नेपाल के अंदर इस तरह से कनेक्टिविटी रख रहा है, तो सुरक्षा को लेके भी खतरे हो सकते हैं। और जिस तरह से चाइना का इंटेंशन रहा है, वो एक्सपेंशनिस्ट उसकी टेंडेंसीज रही है, वो एक खतरा यहाँ पे समझा गया। खैर, ये 2 मेजर जो है इनिशिएटिव शुरू किए गए कि ये प्रोजेक्ट हम लेंगे, 9 ये प्रोजेक्ट हो गए, और इसके अलावा ये रेल लाइन वाला प्रोजेक्ट भी रहेगा। लेकिन 5 साल से भी ऊपर समय हो चुका है। ये आपको काठमांडू पोस्ट का ही 2022 का आर्टिकल है। इसमें ये कह रहा है कि देखो, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन बीआरआई प्रोजेक्ट जो है कहीं पे भी आसपास भी ये नहीं दिख रहा है हमें। जबकि इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूवल होके उनका जो है ऑपरेशनल फेज में हो जाने चाहिए थे। कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे होते जो कंप्लीट होके आज जो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी को लेके काठमांडू पोस्ट ये लिखता है
कि इससे ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि यार नेपाल अपनी तरफ से रिलक्टेंट तो नहीं है, कि नेपाल भी इन प्रोजेक्ट पे तेजी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेपाल को भी पता है कि इसके कुछ जियो पॉलिटिकल कंसर्न हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ये इनरोड्स क्रिएट कर रहा है, चाहे हम इस रेल लाइन की बात करें या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, नेपाल भी उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इससे इंडिया को भी परेशानी हो सकती है। यूएसए है, जापान है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस देख के खुश नहीं होंगे। इसके अलावा नेपाल को खुद को भी ये कंसर्न हो सकते हैं कि जिस तरीके की स्थिति आज श्रीलंका की है, हम देख रहे हैं हम्बनतोता पोर्ट आपने बना दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे लगा दिया, अब उससे कोई इनकम आपको नहीं हो रही है, इकोनॉमिकली वो वायबल नहीं है, श्रीलंका कर्जा चुकाने में जो है समर्थ नहीं है। या इस तरह की स्थिति पोखरा एयरपोर्ट को लेके भी हो सकती है। इस पर भी इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल था, और इकोनॉमिक टाइम में जो आर्टिकल रहा उसमें ये मेंशन किया गया कि आपने जो पोखरा एयरपोर्ट बनाया उसको छोटे एयरपोर्ट्स और कम फ्यूल वाले जो छोटे जो प्लेन्स है, कम फ्यूल वाले प्लेन्स है, उसी के लिए बनाया, तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। क्या वो वाइट एलिफेंट साबित होगा जिस तरह से हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका में हुआ है? खैर, जो भी वजह रही हो, लेकिन नेपाल की तरफ से भी यहाँ पे जो है जो भी इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, और आज हम देख रहे हैं इतने सारे प्रयास होने के बाद भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रयास हुए, काफ़ी बार एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया, लेटेस्ट इसी साल इन्होंने 2023 में रिन्यू किया है, लेकिन फिर भी कोई भी एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है। यहाँ पे अगर हम देखें कुछ कंसर्न देवबा जी की सरकार के समय पे रखे गए, और देवबा जी अभी प्रचंड जो हैं उनसे पहले इनकी सरकार थी, ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके समय पे भारत के साथ संबंध जो है काफ़ी अच्छे रहे नेपाल के। इन्होंने यहाँ पे कहा कि देखो नेपाल जो है बिग टिकट जो प्रोजेक्ट हैं जिन पे इंटरेस्ट रेट ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा है, उन प्रोजेक्ट्स को हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एक्सटर्नल असिस्टेंस पे नेपाल ऑलरेडी डिपेंडेंट है, लैंड लॉक नेशन है, हिल एरिया में रह रहा है, तो इसके पास लिमिटेड है रिसोर्सेज। तो इन्होंने कहा कि हम शॉर्ट रिपेमेंट टाइमलाइन के साथ कम समय में उसका भुगतान करना है, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप हमें बता रहे हो, तो उनके अंदर हम इनिशिएटिव नहीं ले सकते। आप अगर हमें कोई प्रोजेक्ट में देना चाह रहे हो, ग्रांट्स के रूप में अगर देना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत ही जो है कम ब्याज दरों के साथ अगर उसको देना चाह रहे हो, तब हम उसको स्वीकार करते हैं। ये इनके समय पे स्टेटमेंट था, और फाइनली आज बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक भी प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया है। कंट्रोवर्सी क्या हुई है? कंट्रोवर्सी यही हुई है कि जो पोखरा वाला जो प्रोजेक्ट चाइना के सहयोग से इन्होंने पूरा किया, तो चाइना कह रहा है कि देखो ये प्रोजेक्ट हमारा BRI इनिशिएटिव के अंतर्गत पूरा हुआ है, जबकि नेपाल की तरफ से हर जगह से, चाहे वो पार्लियामेंट में फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो, नेपाली ऑफिशियल्स हों, सबका स्टेटमेंट यही आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये BRI प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्यों BRI प्रोजेक्ट से इतना दूर भागना चाह रहा है नेपाल की अगर हम बात करें, तो देखो नेपाल को अगर थोड़ा यहाँ पे समझा जाए, तो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसका आंसर छुपा है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से चाइना यहाँ पे जो गरीब देश हैं या डेवलपिंग नेशन है उनको क्या दे रहा है? लोन दे रहा है कि आप जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पैसे की चिंता मत करो, पैसा हम आपको देते हैं। जैसे श्रीलंका में इसने हम्बनतोता पोर्ट बनाया, जब वो आपके प्रोजेक्ट बन के तैयार होते हैं, इकोनॉमिकली वो क्या नहीं है? वायबल नहीं है, इकोनॉमिक वायबल वो वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ से इनकम स्टार्ट नहीं हो रही है, और जो देश हैं उनको कर्जा चुकाने में दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इसको कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो चाइना इसके माध्यम से उन कंट्रीज़ को जो है डेट ट्रैप के अंदर अपना फंसा रहा है, ताकि क्या होगा कि वो कंट्रीज़ दबाव में रहेंगे, चाइना जैसा कर रहा है जिस तरह से, उस तरह से जैसे करना पड़ेगा। तो अभी हम हम्बनतोता पोर्ट को देखते हैं श्रीलंका के, तो वो चाइना को लीज पे दिया, श्रीलंका को लीज पे देना पड़ा। अब हमारे बैकयार्ड के अंदर चाइना की नेवी की प्रेजेंस, चाइनीज़ प्रेजेंस हमेशा के लिए हो गई, तो भारत की सुरक्षा को खतरा है। तो इसी तरह का अगर ये नेपाल के अंदर भी कुछ करता है, तो डेफिनेटली भारत की सुरक्षा को खतरा भी रहेगा। और ये चीज़ हम केवल इसी प्रोजेक्ट के आधार पे नहीं, और भी अगर आप देखोगे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को, जैसे तो चाहे नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे नेपाल का एनर्जी टूरिज्म सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हर जगह पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये पिछले 7-8 साल से लगातार चाइना प्रयास कर रहा है। नेपाल की पॉलिटिक्स में इसके इन्फ्लुएंस को या इंटरफेरेंस को हम देख चुके हैं कि कैसे जो प्रचंड और ओली हैं उनको एक साथ लेके आए, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, वो वर्क नहीं करा, बाद में अलग हो गए, लेकिन नेपाल की पॉलिटिक्स में भी इसका इंटरफेरेंस है, तो भारत के लिए डेफिनेटली खतरे की बात है। लेकिन अभी जो रिसेंट विजिट हुई, जो नेपाल के प्रेजेंट PM है प्रचंड, उनकी जो विजिट थी काफ़ी सक्सेसफुल मानी जा रही है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमिज्म दिखाया जा रहा है। इंडिया की तरफ से काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फाइनलाइज़ किए गए, ट्रांजिट एग्रीमेंट फाइनलाइज़ किया है। भारत ने कहा है कि आप जो अपने यहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो जनरेट कर रहे हो, उसको हम भी खरीदेंगे, और इसके अलावा आप बांग्लादेश को भी उसको बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि आपकी इनकम जनरेट हो, ओके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंश्योर हो सके। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्रीमेंट हमने साइन करके चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने का प्रयास किया।
भारत के अलावा और बहुत सारे देश हैं जो यहाँ पे चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे यूएस और चाइना जो हैं, इनका पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिला जब यूएसए की तरफ से जो एक $500 मिलियन का, $500 मिलियन का एक ग्रांट था, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नाम से ये जो है 500 मिलियन का ग्रांट था, जिससे पावर और रोड कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए यूएसए अमेरिका यहाँ पे नेपाल को देगा। अब इस पे इशू ये रहा कि नेपाल में इसको लेके बहुत जो है ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पे कहा गया कि ये पैसा लेके नेपाल जो है यूएसए की बात मानने को मजबूर हो जाएगा, नेपाल अपनी जो ऑटोनॉमी है वो खो देगा, हमारी सॉवरिटी को इससे खतरा है। लेकिन फाइनली इसको अप्रूवल यहाँ पे मिलता है और डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडरशिप को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, ये जो 500 मिलियन का फॉरेन ग्रांट है, इससे थोड़ा चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा डेफिनेटली, क्योंकि नेपाल के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नेपाल को ये बताया जाएगा इस तरह से कि आपके पास चाइना के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंस रखी जाए, क्योंकि चाइना के साथ ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसा अभी हमने देखा डेट ट्रैप को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो नेपाली लीडरशिप को भी ये पता है, हो सकता है इसी वजह से ये जो डिले है हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करें, यूएस की बात करें, जापान की बात करें, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे चाइना के इसी बीआरआई प्रोजेक्ट को जो है काउंटर करने के लिए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लाई है, ग्लोबल गेटवे नाम से। 300 बिलियन यूरो इसमें प्रपोज किए गए हैं। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी जो है वो देखना होगा किस तरह से होता है, तभी काउंटर हो पाएगा। अदरवाइज बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए कोई एक कंक्रीट इनिशिएटिव लेना होगा, जैसे G7 देशों की तरफ से अभी बिल्ड बैक फ्यूचर की बात की गई। लेकिन ये जो है प्लान किए गए हैं एग्रीमेंट, जब तक ये धरातल पे नहीं उतरते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब तक चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको जो है काउंटर करना बहुत चैलेंजिंग होगा। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को। इंडिया और चाइना के या फिर नेपाल के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो बायलैटरल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलते हैं। एक ही बार आपको फ़ीस देनी है, उसी फीस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जो भी जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी क्लासेस देख सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स कितनी भी बार वो क्लासेस आप देख सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। आपको इसी में पीटी और मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी आपके 50% तक ऑफ के डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। कल ये ऑफर एंड होने वाला है, तो इसको आप बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यूज़ द कोड RBLIVE, ये रेफरल कोड आप यूज़ करके जो भी डिस्काउंट्स हैं वो ले सकते हैं। जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस तक की प्रिपरेशन ऑफलाइन दिल्ली के अंदर अनअकैडमी जो है एड करेगा। यहाँ पे आपका रहना खाना पूरा ऑफलाइन मेंटरशिप सब अनअकैडमी की तरफ से रहेगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम मेंस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच 29 आज से ही शुरू हुए हैं। 22 जून से हिंदी मीडियम के बैच चल रहे हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ ऑल्सो देयर। ऑप्शनल भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी पॉपुलर ऑप्शनल है ये भी यहाँ पे मिल जाते हैं। 0% EMI ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। That's all for today. Have a great day, guys. Don't forget to like, share.